साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं, अर्थात सीएजी। देखिए, उस संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में बात करने वाले हैं जिनके संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पद है तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्यों होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद इतना महत्वपूर्ण? क्या है भारतीय संविधान में सीएजी से संबंधित प्रावधान और सीएजी का कार्य क्या रहता है, इनसे संबंधित बात करने वाले हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है अंग्रेज जो है लंबे समय तक शासन किए थे और अंग्रेजों के शासन काल से ही भारत में इस पद की शुरुआत हो चुकी थी। और उसके बाद में जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 5 के आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक सीएजी के संदर्भ में प्रावधान किया गया। तो किन के संदर्भ में बात करने वाले हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसके बारे में? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में बात करने वाले हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सीएजी, और कई बार इसको कैग के नाम से भी जाना जाता है। इनसे संबंधित बात करने वाले हैं। देखिए, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और विश्व के किसी भी लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के परीक्षण के लिए 4 आधार होते हैं। एक अच्छा लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र, एक प्रासंगिक लोकतंत्र, या फिर अपन कहें एक जीवंत लोकतंत्र। और लंबे समय तक लोकतंत्र तभी जीवित रह पाएगा तब उनमें वो 4 बातें अगर है। और वो 4 बातें कौन कौन सी, पहले उनके संदर्भ में बात करते हैं और उसके बाद जो है आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा भारत में जो है लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए 4 तत्वों का होना बेहद आवश्यक है। किन के लिए? तो एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे लोकतंत्र के लिए 4 तत्वों का होना, 4 तत्वों का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए 4 तत्वों का होना क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर ये 4 तत्व अच्छे ढंग से काम करें तो लोकतंत्र क्या रहेगा? बना रहेगा। और लोगों के आस्था जो है, लोगों की जो आस्था है, ये लोकतंत्र के प्रति क्या रहेगी? बनी रहेगी। 4 तत्व कौन कौन से? देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें, किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सबसे पहली शर्त जो है वहां की न्यायपालिका क्या रहनी चाहिए? वहां की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी भी देश की न्यायपालिका अगर स्वतंत्र है तो लोकतंत्र जो है वो लंबे समय तक रहेगा। जैसे भारतीय संविधान के संदर्भ में मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार उल्लेखित किए गए हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में या मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में अगर न्यायपालिका का प्रावधान नहीं होता तो मौलिक अधिकारों का कोई औचित्य नहीं होता। क्योंकि अंबेडकर साहब ने बिल्कुल कहा था संविधान सभा में 9 दिसंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1948 को अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 के बारे में जब चर्चा हो रही थी तब स्पष्ट शब्दों में संविधान सभा में कहा था कि बिना उपचारों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका को अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं तो उस देश में लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। तो पहला जो बिंदु रहने वाला है वो है कि लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका क्या रहनी चाहिए? स्वतंत्र रहनी चाहिए। अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का दबाव जो है ये न्यायपालिका पर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो बिंदु है वो है निर्वाचन आयोग। कौन सा है? निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग कैसा रहना चाहिए? निर्वाचन आयोग जो है निष्पक्ष एवं स्वतंत्र। निर्वाचन आयोग कैसा रहना चाहिए? निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रहना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पार्ट में आप कहेंगे कि बात तो हो रही है किनकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। और कहां पर ले आई? लोकतंत्र में ले आई। तो भारत में सीएजी की आवश्यकता क्यों पड़ी? महालेखाकार जैसे पद की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उनके संदर्भ में पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। बाकी सीएजी से संबंधित प्रावधान तो 30 मिनट की क्लास में खत्म हो सकते हैं, लेकिन आजकल क्वेश्चन जो हैं ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से पूछे जा रहे हैं, जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों को भी शामिल किया जाता है। देखिएगा, मैंने कहा निर्वाचन आयोग क्या होना चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी देश में लोकतंत्र है
लेकिन वहां पर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव स्वतंत्र तरीके से नहीं हो रहे हैं, चुनाव आयोग जो है किसी राजनीतिक दल या सरकार के दबाव में काम कर रहा है, तो उस लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है। एक अच्छे लोकतांत्रिक राष्ट्र में निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना बेहद क्या है, आवश्यक है। तीसरी मैं बात करूं तो आपको ध्यान में रखना है, नंबर 3 पे आपको ध्यान में रखना है लोक सेवकों की भर्ती। किन की भर्ती? लोक सेवकों की भर्ती, लोक सेवकों की भर्ती। और ये लोक सेवकों की भर्ती किस आधार पर हो रही है? लोक सेवक जो हैं, जिसको अपन कहते हैं भारत में जो अखिल भारतीय सेवक हैं, जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो अगर निष्पक्ष और वो अगर जो हैं एक पारदर्शी तरीके से उनका जो है परीक्षाओं का आयोजन नहीं होता है, तो उस देश में भी लोकतंत्र का औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कौन होता है? ये प्रशासनिक तंत्र होता है, जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को संभालने का काम करते हैं। नेता तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अच्छे और एक लंबे लोकतंत्र के लिए ब्यूरोक्रेट्स का अच्छा और महत्वपूर्ण होना बेहद आवश्यक है। और ये तभी हो पाएगा जब उस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोक सेवकों की भर्ती निष्पक्ष तरीके से होगी। नेक्स्ट जो और सबसे अंतिम और लास्ट जो बिंदु है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन सा? वो है महालेखाकार अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद। महालेखाकार, महालेखाकार का पद, ये बहुत बड़े मायने हैं और इसके संदर्भ में भी आज अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि भारत की संचित निधि या किसी भी देश की संचित निधि में जनता का धन होता है। अपने जो जितने भी प्रकार के टैक्स देते हैं, ठीक है, उन टैक्स से जो भी आय सरकार के पास जमा होती हैं, वो सारी की सारी कहां पर होती हैं? संचित निधि में जमा होती है। और संचित निधि के अभिभावक या रक्षक के रूप में कौन होना चाहिए? एक अच्छे और सच्चे महालेखा परीक्षक का होना बेहद आवश्यक है। तभी जो है जनता के धन का क्या नहीं होगा? दुरुपयोग नहीं होगा। इसीलिए एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन 4 तत्वों का होना बेहद आवश्यक है। 4 तत्व कौन कौन से? सुनिएगा। पहला मैंने बताया कौन सा? पहला आपको ध्यान में रखना है न्यायपालिका। दूसरा कौन सा है? निर्वाचन आयोग। तीसरा कौन सा है? लोक सेवकों की भर्ती। और नंबर 4 कौन सा है? महालेखाकार का पद। इन 4 तत्वों का होना क्या है? बेहद ज्यादा आवश्यक है एक अच्छे लोकतंत्र के लिए। और आज जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं वो कौन सा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। देखिए साथियों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात करें उससे पहले इनकी पृष्ठभूमि को जानना भी क्या है? आवश्यक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूं 1858 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप सभी को पता होगा कि 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून भारत में आता है जिसको अपन 1858 के अधिनियम के नाम से जानते हैं। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय हुआ करते थे। और इस कैनिंग के घोषणा पत्र की बात करूं या महारानी के घोषणा पत्र की बात करूं तो जो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था 1 नवंबर 1858 को, इस 1858 के अधिनियम में पहली बार प्रावधान था कि भारत में एक महालेखाकार होगा। क्या प्रावधान था? भारत में एक क्या होगा? महालेखाकार होगा। भारत में क्या होगा? एक महालेखाकार का पद होगा। महालेखाकार का पद होगा। यानी इसकी शुरुआत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शुरुआत जो है ये कौन से अधिनियम से हुई? तो आपको ध्यान में रखना है 1858 के अधिनियम में हुई। और 1858 के अधिनियम में पहली बार एक प्रावधान था कि भारत में जो है एक महालेखाकार का क्या होगा? पद होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1860 में, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कब? 1860 में आपको ध्यान में रखना है सर एडवर्ड ड्रेमंड को। किनको? सर एडवर्ड ड्रेमंड को भारत का प्रथम क्या बनाया गया? महालेखाकार नियुक्त किया गया। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि भारत के प्रथम महालेखाकार कौन बने थे? सर एडवर्ड ड्रेमंड। और कब की बात कर रहा हूं मैं? 1860 की। तो ध्यान से सुनिएगा, 1860 में एडवर्ड ड्रेमंड भारत के प्रथम महालेखाकार बने थे।
इस बात को भी ध्यान में रखना है। और महालेखाकार के संदर्भ में जो पद का प्रावधान था वो कौन से अधिनियम में था? 1858 के अधिनियम में। अब इनके बाद की बात करें तो 1936 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? इसके बाद जो है 1936 में आप लोगों को ध्यान में रखना है, 1936 में पहली बार जो है महालेखाकार ऑर्डर जारी हुआ था। महालेखाकार ऑर्डर या महालेखाकार आदेश अपन कह सकते हैं, जिसमें महालेखाकार के क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, इनका प्रावधान किया गया था 1936 के महालेखाकार ऑर्डर में। अर्थात महालेखाकार के कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान, कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान, महालेखाकार के कार्यों एवं शक्तियों का जो प्रावधान है, इनको 1936 में अंग्रेज, मैं अभी बात कर रहा हूं कब की? ब्रिटिश कालीन भारत की। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कहा ना, कोई भी टॉपिक पढ़िएगा उसकी पृष्ठभूमि को अवश्य रूप से जानिएगा। अच्छा प्रश्न पृष्ठभूमि से संबंधित भी पूछा जा सकता है। तो 1936 में महालेखाकार के क्या कार्य होंगे, इनके क्या कर्तव्य होंगे, इनकी क्या शक्तियां होगी, इनका प्रावधान करने के लिए 1936 में महालेखाकार ऑर्डर के नाम से एक आदेश भारत में आता है और इसमें महालेखाकार के कार्यों एवं कर्तव्यों का क्या था? उल्लेख था। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है? आजाद। अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत को मिलती है स्वतंत्रता। भारत को 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता, 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। और 1948 में, कब की बात कर रहा हूं मैं? 1948 में वी नरहरि राव जो हैं, ये भारत के प्रथम जो हैं, ये क्या बने थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने थे। कौन? वी नरहरि राव। और वी नरहरि राव जो हैं 1948 से लगाकर 1954 तक इन्होंने भारत के प्रथम सीएजी के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। जबकि संविधान तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भाई संविधान तो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इन्होंने कार्य प्रारंभ कब कर दिया था? 1948। किसके अनुसार कार्य करेंगे? तो इन्होंने जो है 1948 से 1954 तक किन के अनुसार कार्य किया? ये देखिए 1936 का जो महालेखाकार ऑर्डर था, उसमें जो कार्य एवं कर्तव्य थे, जो शक्तियां थी, उसी के अनुसार जो हैं भारत के प्रथम जो कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव ने क्या किया था? कार्य किया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इनके कार्यकाल से पूर्व ही, इनका कार्यकाल समाप्त कब हो रहा था? 1954 में। इससे पूर्व 1953 में भारत में एक कानून बनाया गया, क्योंकि आर्टिकल 148 में यह प्रावधान किया गया था कि सीएजी के संदर्भ में सेवा शर्तों के निर्धारण की शक्ति संसद को प्राप्त होगी और संसद जो है विधि बनाकर सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती हैं। और उसी के तहत जो है सीएजी के सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए 1953 में कैग डीपीसी एक्ट का क्या हुआ? गठन हुआ। अर्थात कैग डीपीसी अधिनियम जो है ये संसद के द्वारा क्या किया गया? पारित किया गया। तो ये पृष्ठभूमि आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में मैं बात करूं तो 1953 में सीएजी का मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी डीपीसी एक्ट, डीपीसी का मतलब है ड्यूटी, ठीक है, कर्तव्य, इनके साथ शक्तियां, पावर्स, और इनके साथ में और क्या कर्तव्य रहेंगे, शक्तियां रहेंगी, और इनको इनसे संबंधित और क्या सेवा शर्तें और प्रावधान रहेंगे, उनके संदर्भ में 1953 में भारत की संसद के द्वारा एक एक्ट पारित हुआ, जिसे क्या कहा गया? सीएजी डीपीसी एक्ट 1953। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 148 में, क्योंकि आर्टिकल 148 में प्रावधान किया गया था कि सीएजी के सेवा शर्तों के निर्धारण, सीएजी के सेवा शर्तों के निर्धारण करने की शक्ति, सीएजी के सेवा शर्तों के निर्धारण करने की शक्ति संसद को प्राप्त होगी, और संसद
और संसद विधि बनाकर, संसद जो है विधि बनाकर सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती है। विधि बनाकर सेवा शर्तों का निर्धारण, विधि बनाकर सेवा शर्तों का निर्धारण कर सकती हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 1953 में सीएजी डीपीसी एक्ट का गठन होता है और उसी एक्ट के तहत जो है 148 को आधार मानकर 1953 में ये प्रावधान किया गया, क्योंकि 148 तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और उस आर्टिकल में प्रावधान था कि सीएजी की सेवा शर्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। और भारत की संसद ने 1953 में क्या बनाया? एक अधिनियम पारित किया। इसके बाद में हालांकि 1971 में 1971 में जो है ये सीएजी डीपीसी एक्ट वापस से बनाया गया, सीएजी डीपीसी एक्ट, और इसको समाप्त करके अब वर्तमान में जो सीएजी के कार्य हैं ये किसके अनुसार? इस 1971 के अधिनियम के अनुसार कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। हालांकि इसमें भी बहुत बार संशोधन हो चुका है। पहला संशोधन 1976 में कर दिया था, इसके बाद 84, 89, 93 में कई बार इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो अपन अलग से बात करेंगे। तो ये आपको पृष्ठभूमि ध्यान में रखनी है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, पृष्ठभूमि को अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपसे पूछे कि सीएजी के पद का प्रावधान, सीएजी से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक के संदर्भ में पद का प्रावधान कौन से अधिनियम में? 1858 के अधिनियम में। प्रथम महालेखाकार 1860 में कौन बने? एडवर्ड रेमंड। इसके बाद इनके संदर्भ में 1935 में महालेखाकार के 1935 में क्या आया था? महालेखाकार के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में महालेखाकार आदेश आया था। उस आदेश में इनकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में डिटेल से बातें लिखी हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और स्वतंत्रता के बाद ही 1948 में ही वी नरहरि राव को भारत के प्रथम सीएजी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। जब तक संविधान के निर्माण का कार्य चल रहा होता है, लेकिन आपको पता होगा पंडित नेहरू जो हैं ये 15 अगस्त को ही भारत के प्रधानमंत्री जो हैं स्वतंत्रता के पश्चात बन गए थे। तो सरकार ने कार्य, एक तरफ जो है अंतरिम संसद कार्य कर रही थी, जो अंतरिम संसद के कार्य करेगी सरकार तो वो भी थी, ठीक है। तो उस समय जो है सरकार के व्यय के संदर्भ में, हिसाब किताब के संदर्भ में किसका कार्य रहेगा? इस सीएजी का रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में 1953 में क्योंकि शक्ति किसको प्रदान की गई थी? संसद को प्रदान की गई थी। तो संसद ने 1953 में कानून बनाया और कानून बनाकर सीएजी क्या कार्य करेगा, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेगी, ये सारे प्रावधान 1953 में कर दिए गए। और इसके बाद में 1971 में जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा जी को जहां जहां लगता था परिवर्तन करना चाहिए, इंदिरा जी ने निसंकोच, क्योंकि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा जी को भारी बहुमत से क्या हुई थी? सीटें प्राप्त हुई थी, लगभग 350 से अधिक, ठीक है। तो उनको कोई रोकने वाला थे नहीं। हालांकि इनके संदर्भ में अच्छा प्रावधान जो है इस सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 में किए गए। और उसके बाद में 1976, 84, 89 में बहुत बार इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है। ये तो इनकी पृष्ठभूमि थी, आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करता हूं भारतीय संविधान के संदर्भ में। देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 5, भारतीय संविधान के कौन से भाग? भाग 5। और भाग 5 के अनुच्छेद की अगर आपसे बात करें तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक इसका प्रावधान किया गया है, सीएजी का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक इसका प्रावधान किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। एक एक शब्द में आपको आर्टिकल कैसे याद करने हैं, देखिएगा। आर्टिकल 148 में सीएजी के संदर्भ में बात की गई है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, इनको हटाने की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी बातें, और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा। मुख्य जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 148। दूसरा आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 149। आर्टिकल 148 में सीएजी के कार्य अर्थात जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इनके क्या कार्य रहेंगे, क्या शक्तियां प्राप्त होगी, कौन कौन से विषयों पर शक्तियां प्राप्त होंगी, क्या राज्य सरकारों के संदर्भ में इसको जो हैं ये जांच और उनका लेखा परीक्षण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सारी बातें कौन से आर्टिकल में? 149 में।
नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 150। आर्टिकल 150 में लिखा गया है कि जो लेखा परीक्षण का कार्य सीएजी करेगा, इस लेखा परीक्षण के प्रारूप, लेखा परीक्षण का जो प्रारूप है ये किनके द्वारा बनाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा बनाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाएगा। कौन से आर्टिकल में बात लिखी गई? आर्टिकल 150 150 में। और लास्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है कौन सा? आर्टिकल 151। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 151 में ये प्रावधान किया गया है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, क्या प्रावधान किया गया है कि सीएजी अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो वार्षिक प्रतिवेदन है, ये किनको सौंपेंगे? संघ सरकार से संबंधित तो किनको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। और राज्य सरकार के संदर्भ में किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। ये बात कौन से आर्टिकल में है? 148। तो कुल मिलाकर आपको 4 अनुच्छेद ध्यान में रखने ही होंगे। कौन कौन से? आर्टिकल 148 जो महत्वपूर्ण है, सारी बातें आर्टिकल 148 में लिख ली गई हैं। गठन, इनकी नियुक्ति, इनको हटाने की प्रक्रिया, सारी बातें। आर्टिकल 149 में सीएजी के कार्यों से संबंधित प्रावधान किया गया है कि सीएजी क्या कार्य करेंगे। आर्टिकल 150 में महालेखाकार के जो प्रारूप हैं, प्रारूप अपन बात करेंगे आगे, प्रारूप किस प्रकार का बनता है पूरा बात करेंगे, है ना। किनके द्वारा बनाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 151 में प्रावधान किया गया है कि सीएजी अपनी वार्षिक रिपोर्ट को, अपने वार्षिक प्रतिवेदन को संघ सरकार के संदर्भ में राष्ट्रपति को देगा और राज्य सरकार के संदर्भ में संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल इस वार्षिक प्रतिवेदन को विधानमंडल में रखेंगे और राष्ट्रपति इस वार्षिक प्रतिवेदन को कहाँ रखेंगे? राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले सीएजी बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा पद के लिए योग्यता। सीएजी के संदर्भ में योग्यता देखिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में भारतीय संविधान में कुछ भी ऐसी विशेष योग्यता उल्लेखित नहीं की गई है, लेकिन ये प्रावधान है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है इसकी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन सीएजी जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाता है, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सीएजी किसको बनाया जाता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को बनाया जाता है, अर्थात जो आईएएस अधिकारी होगा उसको सीएजी बनाया जा सकता है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि आईएएस अधिकारी के संदर्भ में कैडर होता है। कैडर का मतलब उसके राज्य आवंटित होता है, उस राज्य में भी उसे एक डिपार्टमेंट आवंटित होता है, मतलब किसी एक विभाग के अधीन रहकर वह कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति को सीएजी बनाया जाता है तो सबसे पहले उसको कैडर छोड़ना होगा, साथ ही जिस विभाग में जिस पद पर कार्य कर रहे हैं उस पद को भी छोड़ना होगा। जैसे ये जो आईएएस अधिकारी हैं सामान्यतः अपन कह सकते हैं जिला कलेक्टर या फिर सचिव के रूप में कहीं पर कार्य करते हैं मंत्रालय में। तो अगर किसी जिला कलेक्टर को सीएजी के पद पर के लिए बुलाया जाता है तो उस समय उसे जिला कलेक्टर पद तो छोड़ना ही पड़ेगा, साथ ही किसी भी विभाग के अधीन रहकर भी वो कार्य नहीं करेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को भारत में सीएजी या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये योग्यता आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सीएजी की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति देखिएगा, सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। सीएजी की नियुक्ति किनके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी की भी नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति किसकी परामर्श से नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की परामर्श से। किन की परामर्श से नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की परामर्श से राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति करता है। अब देखिएगा, ठीक है, मैंने कहा सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति इसके संदर्भ में क्या जारी करेगा? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति सीएजी की नियुक्ति के लिए, सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में, सीएजी की नियुक्ति के संबंध में, नियुक्ति के संदर्भ में एक अधिपत्र जारी करेगा। क्या जारी करेगा? एक अधिपत्र कह दे या अपन उसको कह सकते हैं
वारंट जारी करेगा, वारंट जारी करेगा। आपसे अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जो हैं किन किन की नियुक्ति के लिए अधिपत्र या वारंट जारी करता है। अच्छा प्रश्न हो सकता है। राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां करता है, लेकिन अधिपत्र या वारंट किन किन के संबंध में जारी करता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या जारी करेगा, अधिपत्र या वारंट जारी करेगा। और किन की नियुक्ति के संदर्भ में, तो देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित की नियुक्तियों के संदर्भ में क्या जारी किया जाता है, अधिपत्र। एक तो देखिए किन की नियुक्ति के लिए, अगर किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति वारंट जारी करेगा। दूसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है तो राष्ट्रपति अधिपत्र जारी करेगा। तीसरा देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जारी के संदर्भ में राष्ट्रपति क्या जारी करेगा, वारंट जारी करेगा। और लास्ट अभी अपने बात की है किन के संदर्भ में, सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में, सीएजी की नियुक्ति। ये सभी नियुक्तियां जो हैं राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति इसके संदर्भ में क्या जारी करता है, वारंट जारी करता है। क्या जारी करता है, अधिपत्र जारी करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वारंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वारंट या अधिपत्र क्या करेगा, जारी करेगा। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जो हैं अधिपत्र या वारंट जारी नहीं करता है। चार आपको ध्यान में रखना है। पहला कौन सा, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। दूसरा कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। तीसरा कौन सा, राज्य में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। और चौथा कौन सा, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या जारी करेगा, वारंट या अधिपत्र जारी करता है। बाकी की नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति बहुत सारी नियुक्तियां और है, जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष एवं मेंबर हो गए, अन्य जो केंद्रीय आयोग हैं उनके अध्यक्ष एवं मेंबर हो गए, महान्यायवादी हो गया, इनकी नियुक्ति करता तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति वहां पर वारंट जारी नहीं करता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिएगा अपन किन की नियुक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, सीएजी की नियुक्ति। सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में, सीएजी की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। राष्ट्रपति किन की परामर्श से कर रहा है, मंत्रिपरिषद की परामर्श से। किन की परामर्श से कर रहा है, मंत्रिपरिषद की परामर्श से। और सीएजी का कार्य क्या होता है, सीएजी का कार्य होता है कि सरकार के द्वारा, क्या कार्य होता है, सरकार के द्वारा एक वर्ष में, सरकार के द्वारा एक वर्ष में जो व्यय किया गया है उसकी क्या करना, जांच करना। ध्यान से सुनिएगा, सरकार ने एक वर्ष में कितना पैसा खर्च किया है उसकी जांच करने, उसकी लेखा परीक्षण का काम कौन करता है, सीएजी कर रहा है। देखिएगा, सीएजी जांच कर रहा है किन की, सरकार के लेखा परीक्षण की। अर्थात सरकार ने एक वर्ष में कितना पैसा खर्च किया है उसकी जांच कौन करता है, सीएजी करता है। और सीएजी की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। लेकिन किन की परामर्श से, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होते हैं, सरकार ही तो है, प्रधानमंत्री और उनकी टीम है। तो ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। भाई आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, आपकी जांच आपके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर रहे हैं, तो क्या सही ढंग से जांच कर पाएगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, मैंने कहा एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, क्या कहा था, मैंने कहा एक अच्छे लोकतंत्र के लिए चार तत्वों का होना बेहद आवश्यक है, जिसमें महालेखाकार का पद भी महत्वपूर्ण होता है। महालेखाकार जो है इसको भी स्वतंत्र होना चाहिए। जिस प्रकार से ये सारे काम करें उसी प्रकार से महालेखाकार की नियुक्ति भी गैर सरकारी व्यक्ति की होनी चाहिए। और दूसरी, इसकी नियुक्ति के संदर्भ में एक कॉलेजियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कॉलेजियम होना चाहिए। उस कॉलेजियम के द्वारा इनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। अर्थात सरकार के द्वारा नियुक्ति की जा रही है और उनका काम क्या है, सरकार ने एक वर्ष में कितना पैसा खर्च किया है उसकी क्या करना, जांच करना। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय के क्या है, विरुद्ध है। किनके विरुद्ध हैं, प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध हैं। इसको लेकर जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, किन्होंने कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2012-13 की बात है, उन्होंने एक बात कही थी कि सीएजी की नियुक्ति के लिए
एक कॉलेजियम का गठन किया जाए, सीएजी की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का गठन किया जाए, मतलब एक समिति का गठन किया जाए और उस समिति में विपक्षी दल के नेता को भी शामिल किया जाए, साथ ही देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कॉलेजियम जरूर होना चाहिए। लेकिन आप सभी को पता ही है आडवाणी और आकाशवाणी को आजकल कोई नहीं सुनता है। आडवाणी जी की इस बात को किसी ने नहीं माना, लेकिन अपने लिए एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न जरूर हो गया। और वो प्रश्न क्या हो सकता है? प्रश्न ये हो सकता है कि किन्होंने कहा कि सीएजी की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम होना चाहिए, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए जरा, किन्होंने कहा था? लाल कृष्ण आडवाणी। किन्होंने कहा था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था? आडवाणी जी ने कहा था कि सीएजी की नियुक्ति के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए। एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए। एक कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए। यह बात किन्होंने कही थी? लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब ये इसलिए कही थी क्योंकि ये जो इनकी नियुक्ति हो रही है, ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। किनके विरुद्ध है? प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि सरकार के जांच कर रही है, सरकार ने 1 वर्ष में कितना व्यय किया है, और उसी जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कर रहा है। भाई कलेक्टर तो 5000 है, भाई ये भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो अपन कह सकते अधिकारी तो 5000 है। अब किसी फलां व्यक्ति को बुलाया गया, सरकार ने बुलाया है, और सरकार ने बुला के क्या कि हम जो 1 वर्ष में व्यय करें उसकी जांच करना, तो क्या वो सरकार घोटाला करेगी, उसका जांच करेगा? क्योंकि सरकार का भरोसा था तभी तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया। हालांकि संविधान सभा के जो मेंबर थे उनसे ये भूल जरूर हुई है, ठीक है, लेकिन उनकी ये ऐसा इनसे संबंधित बहुत बार डिबेट में और जो आर्टिकल छपे पत्र पत्रिकाओं में, जहां पर इसके संदर्भ में कहा गया कि भारत में सीएजी के संदर्भ में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम होना चाहिए, तो इसके संदर्भ में कुछ जो आलोचक हैं उन्होंने संविधान सभा की आलोचना भी कर दी। लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि संसद को इसके संदर्भ में शक्तियां बनाने की, विधि बनाने की अधिकार प्रदान किया गया है। और संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि सारी बातें हम थोड़ी लिखेंगे, सीएजी के संदर्भ में संसद स्वतंत्र है, और संसद अगर विधि बनाकर एक कॉलेजियम का गठन कर लेती है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, और संसद को ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि ये सीएजी तो है जो जनता के धन का क्या है? अभिभावक है, रक्षक है। अपन बात करेंगे जनता के धन का अभिभावक रक्षक कैसे होता है? सीएजी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी परामर्श से करता है? मंत्री परिषद की परामर्श से करता है। किन्होंने कहा सीएजी के लिए कॉलेजियम होना चाहिए? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था। ये आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। अब आप कहेंगे सरकार के धन का व्यय कैसा? थोड़ा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं, बाकी कार्य में अपन पढ़ेंगे आगे। देखिएगा, आप सभी को पता है कि भारत का जितना भी पैसा है ये कहां पर है? संचित निधि में। 3 प्रकार की निधियां होती हैं। एक तो होती है संचित निधि, दूसरी जो निधि होती है उसको अपन बोलते हैं आकस्मिक निधि। कौन सी निधि? आकस्मिक निधि। और तीसरी जो निधि होती है उसको अपन बोलते हैं लोक निधि। लोक निधि। कितने प्रकार की निधियां? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो संचित निधि, दूसरी कौन सी? आकस्मिक निधि, और तीसरी कौन सी? लोक निधि। ये लोक निधि जो है इसमें तो सरकारी कर्मचारियों का जो पीएफ होता है, जो भविष्य निधि होती है, सरकारी कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है वो कहाँ जमा होती है? इस लोक निधि में जमा होती है। तो ये तो पूरा अलग ही मामला है। जब आप सरकारी नौकरी में लग जाओगे तो उसके बाद आपका एक पीएफ कटेगा, और पीएफ कट के कहाँ जमा होगा? इस भविष्य निधि में जमा होगा। जब आप सेवानिवृत्त हो जाओगे, जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे, तो एक बड़ी मोटी रकम जो है आपको मिलने वाली है, वो रकम कहाँ से मिलेगी? इस लोक निधि से मिलेगी। दूसरी जो है ये है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया? आर्टिकल 267 में। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण होता है राष्ट्रपति का। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण इसलिए होता है
कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय जो है सरकार को धन की आवश्यकता पड़ जाए तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति की स्वीकृति से धन दिया जा सकता है। और ये जो संचित निधि है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? 266 में। और संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? संचित निधि पर नियंत्रण किनका होता है? संसद का होता है। किनका नियंत्रण होता है? संसद को होता है। और संचित निधि में पैसा कहां से आता है? संचित निधि में भारत का सारा ही जो आय है, हम जितने भी टैक्स देते हैं सारे के सारे कहां जमा होते हैं? संचित निधि में जमा होते हैं। साथ ही अगर भारत सरकार ने किसी को उधार दे रखा है, वैसी स्थिति अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी बड़ा दिल हो जाए और अपने जो पड़ोसी छोटे राष्ट्र हैं वो हमसे उधार मांगे तो मोदी जी जैसा बड़ा दिल है तो वो कभी कभार दे भी देते हैं उधार। और जब अपन उधार देंगे तो उसके बदले में अपने को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। और वो ब्याज कहाँ जमा होगा? संचित निधि में जमा होगा। इनके अलावा अपनी कहीं आवश्यकता पड़ी कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, कोई बड़ी परियोजना भारत में शुरू करनी है, तो हम विदेशी देशों से भी क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं। वो भी कहाँ जमा होगा? संचित निधि में। ये जो मैंने पेन खरीदा है ये भी उत्कर्ष संस्थान ने, कोई भी चीज जो भी अपने खरीद रहे हैं वो सारे जो हैं उनके बदले वहां अपन क्या दे रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जीएसटी लगने के बाद 3 प्रकार के टैक्स आप लोगों ने सुने होंगे, IGST, CGST और SGST। तो इसमें अलग अलग टाइप हैं। बहुत सारे टैक्स हैं जो सरकार हमसे लेती है। वो होते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसमें हमें पता नहीं चलता लेकिन सरकार के पास टैक्स पहुंच जाता है। ठीक है, कोई भी चीज मार्केट में आती है तो उनके पीछे टैक्स लगने के बाद वो मार्केट में उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस तय होती है। और एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको अपन बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। जैसे इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर हैं। जिसकी आय जो है 8 लाख रुपए से अधिक है तो आपको पैसे देने ही होंगे, वो सीधा रहेगा, आपको सीधे कहाँ जमा करवाने होंगे? संचित निधि में। तो बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कहाँ जमा होते हैं? संचित निधि में। और संचित निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? राष्ट्रपति का, संसद का रहता है। और इस संचित निधि में जो धन है ये किन का है? जनता का है। भारत की जनता का धन है। सरकार कोई थैला भर के घर से नहीं लेके गई धन कि हमारी सरकार बन गई है केंद्र में, हम देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये जो है इतना करोड़ रुपए हम लेके जाते हैं पार्टी की ओर से या फिर नेता अपने घर की ओर से कि हम जनता की सेवा करेंगे, खूब लुटाएंगे, जनता तुम काम मत करना, ऐस करना, हम आपको निःशुल्क देंगे। जो भी सरकार की योजनाएं हैं ये योजनाएं कहां से, पैसा कहां से आ रहा है? संचित निधि से। और संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? संसद का। तो सरकार को 1 फूटी कौड़ी भी अगर संचित निधि से लेनी है तो संसद में इससे संबंधित क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और संसद की स्वीकृति के पश्चात ही सरकार उस पैसों का क्या कर पाएगी? व्यय कर पाएगी। तो अगर संसद ने स्वीकृति दे दी, संसद का मतलब यहां पर लोकसभा और राज्यसभा, और आपको पता है कि ज्यादा बहुमत किसी का होता है उसी की सरकार बनती है। और संसद ने स्वीकृति दे दी कि भाई साहब आपको है इस मद या इस विषय पर जो है आपको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, आप खर्च कीजिएगा। लेकिन क्या वास्तव में जिस मद के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है उस पर सही ढंग से खर्च हुआ कि नहीं हुआ? क्या यहां पर जिस परियोजना के लिए जो पैसे इस संचित निधि से दिया गया है वहां उस प्रोजेक्ट पर सही ढंग से काम हुआ कि नहीं हुआ? कौन सी चीज, मतलब एक एक पाई का हिसाब पूरा का पूरा सरकार को रखना होता है और उसके लिए उसकी हिसाब की जांच करने के लिए कौन होता है? CAG होता है। अर्थात संचित निधि से जितना भी व्यय होता है उस व्यय की जांच करने के लिए कौन सा पद होता है? CAG होता है। और CAG की नियुक्ति कौन करती है? सरकार करती है। CAG की नियुक्ति कौन करती है? तो मैंने कहा CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किन की सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। यह है प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। इसके संदर्भ में तो आडवाणी जी ने कहा था कि कॉलेजियम का गठन होना चाहिए ताकि एक अच्छा लोकतंत्र लंबे समय तक बना रहे, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है। आज भी CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्री परिषद की परामर्श से की जाती है। नियुक्ति के बाद आप लोगों को ध्यान में रखनी है शपथ। शपथ देखिएगा, CAG की शपथ के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि CAG को शपथ कौन दिलाता है? तो CAG को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। किनके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, CAG की शपथ का जो प्रारूप है, CAG की शपथ का जो प्रारूप है ये भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित है। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या है?
उल्लेखित हैं। आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची जो है ये शपथ से संबंधित प्रावधान करती है। और शपथ में किन किन की शपथ, तो सारी जो शपथ से संबंधित प्रारूप हैं ये भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रावधान जो है ये थर्ड शेड्यूल या तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। उनकी शपथ के लिए अलग से क्या दे रखे हैं, आर्टिकल, जैसे राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 और राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159 में है। इनकी शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सीएजी किन की शपथ लेता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा सीएजी जो है पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता एवं संविधान के प्रति निष्ठा, पद एवं गोपनीयता एवं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं कौन, सीएजी। और मुख्य रूप से अगर आपसे पूछे तो आपको यह ध्यान में रखना है कि किसकी शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता की। अर्थात सीएजी जो हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब बात करते हैं त्यागपत्र एवं कार्यकाल के संदर्भ में। सीएजी अपना त्यागपत्र किनको देता है, राष्ट्रपति को। सीएजी अपना त्यागपत्र किनको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अब बात करते हैं सीएजी का कार्यकाल। सीएजी के कार्यकाल के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना, इनका कार्यकाल जो है ये तय कर रखा है 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना कर रखा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो, ये सीएजी का क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। या तो पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर सेवानिवृत्ति की उम्र हो जाए, 65 वर्ष की आपकी जब आयु हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, सेवानिवृत्ति हो जाएगी, अगर कोई सीएजी पद पर है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में से जो पहली कंडीशन होगी वो इसमें लागू होगी। या तो पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या फिर आयु 65 वर्ष हो जाती है, तो उसके बाद उनको त्यागपत्र देना पड़ता है या उनकी क्या हो जाती है, सेवानिवृत्ति। अगला देखिएगा, सीएजी के संदर्भ में जो सेवा शर्तें हैं, इनके संदर्भ में एक दो बातें आप लोगों को और ध्यान में रखनी है, और वो क्या बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। इनके संदर्भ में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी भारत या राज्य सरकार के अधीन, सेवानिवृत्ति के पश्चात सीएजी भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या लिखा गया है कि सीएजी जो है सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अगर आपकी सेवानिवृत्ति हो गई है 6 वर्ष या 65 वर्ष की स्थिति में, तो आप किसी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन भारत में ऐसा एक बार हुआ जब भारत के सीएजी रहे थे 1984 से, ध्यान से सुनना है, 1984 से लगाकर 1990 तक भारत के सीएजी जो रहे थे, इनका नाम था त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। क्या नाम था, त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। ये भारत के क्या थे, सीएजी रहे थे, त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। और इनके समय ही भारत में बोफोर्स तोप घोटाले के बारे में चर्चा हुई थी। बोफोर्स तोप घोटाला, जिसमें आपने देखा होगा राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी। इनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात में इनको त्रिलोकचंद चतुर्वेदी को कर्नाटक राज्य का क्या बना दिया गया, राज्यपाल। कर्नाटक राज्य का क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया। किनकी बात कर रहा हूं मैं, त्रिलोकचंद चतुर्वेदी की बात कर रहा हूं। ये 1984 से 1990 तक जो हैं ये भारत के सीएजी के पद पर रहे, और सेवानिवृत्ति के पश्चात इनको क्या बना दिया, कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बना दिया। क्या राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल है? मैं कहूंगा राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। ये जो राज्यपाल का पद है, यहां पर स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है कि राज्यपाल का पद
राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है, लाभ के पद में शामिल नहीं है, राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है। तो क्या सीएजी भारत का लाभ के पद में शामिल नहीं है, तो सीएजी को राज्यपाल बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है। बने भी हैं कौन? त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। लेकिन यह भी प्राकृतिक न्याय का क्या है? उल्लंघन है। अब आप कहेंगे प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कैसे? अभी बात करते हैं। देखिए, लाभ के पद में शामिल तो नहीं है, लाभ के पद में तो राष्ट्रपति भी शामिल नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ और राज्य के मंत्री जो हैं ये लाभ के पद में शामिल नहीं माने जाते। कौन कौन? राष्ट्रपति लाभ के पद में शामिल नहीं है, उपराष्ट्रपति लाभ के पद में शामिल नहीं है, राज्यपाल लाभ के पद में शामिल नहीं है और संघ और राज्य के मंत्री लाभ के पद में शामिल नहीं है। तो क्या सीएजी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या सीएजी राज्यपाल बन सकता है? और सीएजी क्या मंत्री भी बन सकता है? वो भी लाभ के पद में शामिल नहीं है। आप कहीं बन तो सकते हैं, ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं है। ये जो है ये राज्यपाल के पद भारतीय संविधान के लाभ के पद में शामिल नहीं है, अर्थात ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ, संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ। अगर त्रिलोकचंद चतुर्वेदी जो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल बने, ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं था, लेकिन प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था। आप कहेंगे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध क्या? ये भी बात समझना आवश्यक है। त्रिलोकचंद चतुर्वेदी भारत के जब महान्यायवादी, भारत के जब सीएजी थे और उसके बाद में उसको किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो हो सकता है इनको पहले से इस बारे में सूचना दे दी होगी कि आप तो एक काम कीजिएगा, जो भी हमारे व्यय के संदर्भ में आप जांच कर रहे हैं वो जांच सही ढंग से करेंगे तो आपको किसी राज्य का क्या बना दिया जाएगा? राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो क्या सीएजी भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगा? लालच में आएगा कि नहीं आएगा? और लालच में आ जाएगा तो व्यय के संदर्भ में जो जांच कर देगा, जैसा आएगा वैसे कह देगा हाँ ठीक है, जांच कर ली मैंने, डन है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से कह रखा है तुम्हें क्या बना देंगे? राज्यपाल बना देंगे। और जब राज्यपाल बनाने की बात आई तो कहा कि ये तो भारतीय संविधान में लिखा है ना कि राज्यपाल लाभ के पद में शामिल नहीं है, तो हमने तो राज्यपाल बनाया है, जबकि संविधान में तो सीएजी के संदर्भ में क्या प्रावधान था कि लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बना दिया? सीएजी बना दिया। साथियों, संविधान का उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है कि जिस व्यक्ति को महालेखाकार एक अच्छे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना आवश्यक होता है और वो अगर लालच में और ऐसे किसी प्रकार के राज्य के राज्यपाल बना दिया जाएगा तो ये तो पद की लालसा में आकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएगा और ऐसी स्थिति में वो फिर जांच भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा और सरकार के घोटालों की और जनता के पैसों की जो सदुपयोग की बात आएगी वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि सीएजी को भारत में जनता के धन का अभिभावक कहा जाता है और अंबेडकर साहब ने तो कहा भारतीय संविधान के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण पद है और ये जनता के धन का अभिभावक है और अभिभावक को अगर लालचा मिली तो वो तो राज्य का राज्यपाल बन जाएगा। और आप सभी को पता है कि लालच क्या नहीं करवा देती, ठीक है। इस प्रकार से ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं हुआ, लेकिन प्राकृतिक न्याय के क्या हुआ? विरुद्ध हुआ। इसके बाद इनकी बहुत सारी आलोचनाएं भी हुई, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कौन से ऐसे सीएजी थे, कौन से ऐसे सीएजी थे जिनको बाद में कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बनाया गया या किसी भी राज्य का राज्यपाल बनाया गया। नाम ध्यान में रखना साथियों, त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। क्या नाम है? त्रिलोकचंद चतुर्वेदी। और ये 1984 से 1990 तक भारत के क्या रहे थे? सीएजी के पद पर इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। इस बात को ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या राज्यपाल का पद लाभ के पद में शामिल है? आप कहेंगे लाभ के पद में शामिल नहीं है। क्या सीएजी भारत का राज्यपाल किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है? आप कहेंगे बन सकता है। क्या ये संविधान का उल्लंघन है? संविधान का उल्लंघन नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। किसका उल्लंघन है? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मैंने जो 4 तत्व बताए थे उसमें सीएजी का स्वतंत्र रहना क्या है? आवश्यक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थोड़ा सा आप जो है इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद बात करें सीएजी के संदर्भ में और क्या महत्वपूर्ण है, तो देखिएगा सीएजी को हटाने की प्रक्रिया। तो देखिए सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया, सीएजी को पद से हटाने की
प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, सीएजी को पद से हटाने की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में प्रावधान किया गया है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्या कह रहा है कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या प्रावधान है कि सीएजी को उसी विधि के द्वारा सीएजी को उसी विधि के द्वारा हटाया जाएगा। सीएजी को उसी विधि के द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि के द्वारा सीएजी को उसी विधि के द्वारा हटाया जाएगा जिस विधि के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस विधि से भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई? 148 में। क्या लिखा गया कि सीएजी को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जाएगा? तो सामान्य से मैं बता देता हूं, बाकी अपन जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे उस समय इसकी डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, सीएजी के संदर्भ में बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में बात करें या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संदर्भ में बात करें, सबको हटाने की एक समान प्रक्रिया है। सबको हटाने की एक समान प्रक्रिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीएजी को किस कारण से पद से हटाया जा सकता है, तो कारण आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन कौन से। एक तो कदाचार, कौन सा? कदाचार। और दूसरा कौन सा? अक्षमता। किन कारण से हटाया जा सकता है? कारण पता होना चाहिए। दो ही कारण हैं, कहीं पर भी संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण जैसे कारणों का प्रावधान नहीं है। दो कारण ध्यान में रखिएगा, एक तो कदाचार और दूसरा कौन सा? अक्षमता। इन कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है। हटाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? तो ध्यान में रखिएगा, हटाने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को। संसद के दो सदन होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। एक तो सदन होता है कौन सा? लोकसभा। और एक सदन होता है कौन सा? राज्यसभा। तो हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने? न्यूनतम जो है 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। न्यूनतम कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो न्यूनतम जो है वे 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है या फिर सीएजी को हटाना है। हटाने के लिए एक समान प्रक्रिया है। कारण मैंने लिख लिए, कदाचार और अक्षमता। हटाने के संदर्भ में शक्ति किसको प्रदान की गई? संसद को। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी चाहिए? प्रस्ताव के समय लोकसभा में 100 मेंबर चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा में कितने चाहिए? 50 सदस्य। इसके बाद क्या हो गया? अगली जो प्रक्रिया है, इसके बाद आपको ध्यान में रखनी है संबंधित सदन का, ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या है? संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति, संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा अनुमति या स्वीकृति। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के सभापति की स्वीकृति क्या रहेगी? आवश्यक रहेगी। अर्थात संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति की क्या रहनी है? अनुमति। इसके बाद तीसरा स्टेप आपको ध्यान में रखना है, एक यहां पर बनेगी जांच समिति। क्या बनेगी? जांच समिति, कि ये जो कदाचार और असमता के आरोप लगे हैं ये सही है अथवा नहीं है। और इस जांच समिति में कुल 3 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा इसमें शामिल हो सकता है किसी भी हाई कोर्ट का
किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 25 हाईकोर्ट हैं, किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा इसमें कौन शामिल हो सकता है? पारंगत विधिवेता। कौन शामिल हो सकता है? पारंगत विधिवेता, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एक कानून का जानकार व्यक्ति। कौन शामिल हो सकता है? कानून का जानकार व्यक्ति। और इनको अपना पक्ष रखने की क्या दी जाएगी? स्वतंत्रता दी जाएगी। 3 स्टेप मैंने बता दिए। प्रस्ताव संसद में लाएगा। अगर आपसे पूछे सीएजी को हटाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, सीएजी को हटाया जा सकता है, विकल्प नंबर ए सुप्रीम कोर्ट द्वारा, विकल्प नंबर बी राष्ट्रपति के द्वारा, विकल्प नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, और विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेंगे? संसद के द्वारा। किस विधि से? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान। लेकिन अधिकार किनको प्रदान किया गया है? शक्ति किसको दी गई है? संसद को, क्योंकि इन तीनों को हटाने की एक समान प्रक्रिया है। कौन हटाता है? संसद के द्वारा। पहला संसद, दूसरा जांच समिति, दूसरा अनुमति, तीसरा जांच समिति। जांच समिति में इनको अपना पक्ष रखने के लिए क्या दी जाएगी? स्वतंत्रता दी जाएगी। और जांच समिति में अगर आरोप सही साबित हो गए, नंबर 4 ध्यान में रखना है, जांच समिति में अगर आरोप सिद्ध हो गए, जांच समिति में अगर आरोप क्या हो गए? सिद्ध हो गए। जांच समिति में अगर आरोप क्या हो गए? सिद्ध हो गए, आरोप सिद्ध हो गए, तो उसके बाद अगला चरण क्या होगा? हो गए तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा कौन से बहुमत से? 2/3 बहुमत से। संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या करना होगा? प्रस्ताव क्या करना होगा? पारित करना होगा। और इस प्रस्ताव पर अगर राष्ट्रपति की क्या मिल जाती है? स्वीकृति। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति, और राष्ट्रपति के आदेश से ही स्वीकृति और राष्ट्रपति के आदेश से ही उनको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है। और जैसे ही राष्ट्रपति स्वीकृति दे देगा, उसको पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। क्या भारत में किसी भी सीएजी को हटाने के लिए ऐसा प्रस्ताव लाया गया? आप कहेंगे नहीं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। भारत में अब तक किसी भी सीएजी को, भारत में अब तक किसी भी सीएजी को इस विधि के द्वारा या इस प्रकार, किसी भी केक को इस प्रकार नहीं हटाया गया। भारत में अब तक किसी भी सीएजी को इस प्रकार से नहीं हटाया गया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सीएजी के हटाने की प्रक्रिया थी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान थी। अब बात करते हैं अपन सीएजी के संदर्भ में। अगला बिंदु जो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 148(5). बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न हो सकता है। भारत का एकमात्र विभाग जिसका संविधान में उल्लेख किया गया है। भारत में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह, जितने भी आप कहेंगे न तो मंत्रालयों का उल्लेख है और न ही किसी विभाग का उल्लेख है। एकमात्र ऐसा विभाग कौन सा? महालेखाकार विभाग। कौन सा? महालेखाकार विभाग। आर्टिकल 148(5) में लिखा गया है। क्या लिखा गया आर्टिकल 148(5) में? आर्टिकल 148(5) में लिखा गया है कि महालेखाकार विभाग का प्रमुख कौन होगा? तो कहा गया महालेखाकार विभाग का प्रमुख जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। कौन होगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। एकमात्र विभाग जिसका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है और वो कौन सा है? महालेखाकार विभाग। और महालेखाकार विभाग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 148(5) में, जिसमें कहा गया है
कि ये जो सीएजी होगा ये महालेखाकार विभाग का प्रमुख होगा और इसमें जितने भी कार्य होंगे ये इनकी परामर्श से किए जाएंगे। अर्थात महालेखाकार के संपूर्ण कार्य महालेखाकार विभाग के संपूर्ण कार्य सीएजी की परामर्श से होंगे, सीएजी की परामर्श से संपन्न होंगे, सीएजी की परामर्श से संपन्न होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? अनुच्छेद 148(5) में लिखी गई है। एक बात और करूंगा मैं, आर्टिकल 148 से संबंधित जो है आपको नेक्स्ट ध्यान में रखना है आर्टिकल 148(6). क्या लिखा गया है आर्टिकल 148(6) में? आर्टिकल 148(6) में लिखा गया है कि सीएजी से संबंधित जितने भी प्रशासनिक व्यय होंगे, सीएजी से संबंधित जितने भी क्या प्रशासनिक व्यय होंगे ये भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, भारत की संचित निधि पर क्या होंगे? भारित होंगे। अच्छा प्रश्न हो सकता है कि सीएजी के व्यय कहां से होंगे? भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। ध्यान से सुना शब्द, एक तो होता है संचित निधि से व्यय और एक होता है संचित निधि पर भारित व्यय। दोनों में फर्क क्या है सुनिएगा। जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जो व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ऐसे व्यय के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। ऐसे व्यय पर संसद जो है ये चर्चा कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। और सीएजी के संदर्भ में जितना भी व्यय है, जितना भी खर्चा होगा वो वेतन से संबंधित हो सकता है। ये जो भी प्रशासनिक व्यय होगा ये सारा का सारा भारत की संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में, संचित निधि पर भारित व्यय के संबंध में संसद में विचार विमर्श या अपन कह सकते हैं चर्चा हो सकती है, विचार विमर्श या चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं हो सकता, लेकिन मतदान नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, मतदान नहीं होगा जो वे भारत की संचित निधि पर क्या होगा? भारित होगा। इस प्रकार के प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि संचित निधि पर भारित होने से क्या तात्पर्य है? संचित निधि पर भारित होने से तात्पर्य है कि संसद में उस पर विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन संसद में उस पर किसी प्रकार का मतदान नहीं होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो ये था आर्टिकल 148(6), इस बात को ध्यान में रखना है। अब अपन बात कर लेते हैं सीएजी के वेतन के संदर्भ में। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं इनको वेतन कितना मिलेगा? इसमें कहा गया है कि सीएजी को जो वेतन है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलेगा। किनके समान मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। वेतन किनके समान मिलेगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान मिलेगा। और वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन है ये है 2.5 लाख। कितने? 2.5 लाख रुपए जो हैं ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन मिलता है और 2.5 लाख रुपए भी किनको मिलेगा? सीएजी को वेतन मिलेगा। और दूसरी बात सीएजी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसके लिए प्रावधान किया गया है कि कार्यकाल के दौरान सीएजी के संबंध में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। ये अच्छा प्रावधान है कि सरकार इनको डरा धमका कर इस प्रकार से अपने पक्ष में जांच नहीं करवा सकती।
कि आपके वेतन में कटौती कर देंगे, आपकी सुख सुविधाओं में कमी कर देंगे, नहीं, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये केवल आर्टिकल 148 के संदर्भ में बात हुई। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे सीएजी के क्या कार्य रहते हैं, सीएजी को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, सीएजी किस प्रकार भारत के जो वे हैं इनके संदर्भ में जांच का काम करता है। इसके बाद 1976 में लेखांकन, जिसको अपन बोलते हैं अकाउंटिंग का कार्य, उनके लिए अलग से जो एक पद सर्जित किया गया वो कौन सा है, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले अपने बात करनी है 1860 के संदर्भ में 1858 का अधिनियम, और 1858 के अधिनियम में पहली बार प्रावधान था किसका, महालेखाकार पद का। किसका प्रावधान था, महालेखाकार पद का। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1860 में भारत के प्रथम महालेखाकार बने थे कौन, सर एडवर्ड ड्रेमंड। कौन बने थे, सर एडवर्ड ड्रेमंड। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1936 में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1936 में आपको ध्यान में रखना है 1936 में, 1936 में जो है ये महालेखाकार से संबंधित आदेश आता है, महालेखाकार आदेश। इसके बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1948 में भारत के प्रथम महालेखाकार बनते हैं वी नरहरि राव। कौन बनते हैं, वी नरहरि राव, जो 1954 तक कार्य करते हैं। वी नरहरि राव प्रथम सीएजी। अगली बार अपन बात करेंगे अगली क्लास में वर्तमान सीएजी कौन है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है 1953 में जो है 1953 में सीएजी। इसके बाद में आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 1950 में भारतीय संविधान के भाग 5 और भाग 5 के आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक सीएजी से संबंधित क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 1953 के संदर्भ में 1953 में क्या बनाया गया, 1953 में सीएजी डीपीसी एक्ट, सीएजी डीपीसी एक्ट। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि 1971 में 1971 में इस एक्ट को समाप्त करके नया एक्ट बनाया कौन सा, सीएजी डीपीसी एक्ट 1971, और इसमें भी कई बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ये क्रम आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस। कौन से अधिनियम में प्रावधान था सबसे पहले, तो आपको ध्यान में रखना है आपको 1858 का अधिनियम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम कौन थे, सर एडवर्ड ड्रेमंड। दूसरा पूछे महालेखाकार आदेश कब, 1936 में। प्रथम सीएजी भारत के कब बने, 1848 में। कौन बने, वी नरहरि राव। इसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में, भाग 5 आर्टिकल 148 से 151, और इसके बाद में एक्ट कब बना, 1953, फिर कब बना, 1971। और इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सीएजी को शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान में रखना, राष्ट्रपति। सीएजी के संदर्भ में सीएजी अपना त्यागपत्र किनको देता है, सीएजी अपना त्यागपत्र देता है किनको, राष्ट्रपति को। सीएजी को किस विधि से पद से हटाया जाता है, तो पद से हटाना आपको ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। किनके समान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है सीएजी की सेवा शर्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, सेवा शर्तों का निर्धारण। तो आपको ध्यान में रखना है सेवा शर्तों का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। और सीएजी को कितना वेतन मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। किनके समान मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान सीएजी को क्या मिलता है, वेतन मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इस क्लास में केवल सीएजी से संबंधित बेसिक बातें अपनी बात की। अगली क्लास में अपन जानेंगे कि सीएजी क्या कार्य करता है, किस प्रकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है, और वहां पर किस प्रकार लोक लेखा समिति का गठन होता है, जिसमें लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक सीएजी को क्यों कहा जाता है, उनसे संबंधित बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।